अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। आज का तज़िया मैं एक ऐसे मौजू पर पेश करूंगा जिस पर शायद तज़िया नहीं किया गया, और मौजू है तज़िया, सियासी तज़िया, यानी मुल्की, इलाकाई या आलमी सियासत पर तज़िया। पाकिस्तान में आप दर्जनों तज़िया नगारों को जानते हैं। एंकर तज़िया नगार भी हैं और तज़िया नगार एंकर भी हैं। ये क्या तज़िया नगार हैं? सवाल ये है। और तज़िया क्या होता है और कैसे होता है? यकीनन तज़िया किसी मौजू के हवाले से, वो खाली सियासी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि तज़िया नगार सभी सियासी हैं, किसी हवाले से भी हो सकता है। तारीख़ का तज़िया, समाज का तज़िया, सियासत का तज़िया, मुल्क व कौम का तज़िया। लेकिन तज़िया किसे कहते हैं? और पाकिस्तान में ये जो तज़िया नगारी मुतारफ़ हुई 2002 के प्राइवेट होने के बाद, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्राइवेट हुआ और प्राइवेट सेक्टर में आया, तो बड़े तज़िया नगार आए, हम लोगों के हीरो बने। कभी कोई हीरो बनता है, कभी कोई हीरो बनता है, और हर 1-2 साल के बाद हीरो बदल जाता है। तज़िया 16वीं सदी का लफ्ज़ है, एनालिसिस, और ये बेसिकली केमिकल या केमिस्ट्री का लफ्ज़ है कि कंपोनेंट का एनालिसिस करना, किसी चीज़ का एनालिसिस करना। मैथमेटिक्स में भी ये इस्तेमाल होता है। तो इसका ओरिजिन जो है वो साइंस है, यानी कि चीज़ों का साइंटिफिक एनालिसिस करना। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ है कि 2002 के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बूम आया, प्राइवेट सेक्टर पे बड़ा उसकी चमक दमक थी, और लोगों ने बड़े बड़े तज़िया नगार अपने हीरो बना लिए। एक वक्त ऐसा था 2002 से लेकर 12-13 तक लोग तज़िया नगारों को पाकिस्तान का निजात दहिंदा समझने लगे, उनकी शक्ल में मसीहा ढूंढने लगे। लेकिन ये एक बहुत दिलचस्प और बड़ा कर्बनाक मौजू भी है। क्या ये तज़िया नगार थे और हैं? मेरा ख्याल हमारे तज़िया नगार 99% एनालिस्ट नहीं हैं। एक तो वो तबका है जो प्रॉम्प्टर पे पढ़ता है, जिसके साथ 6-7 लोग होते हैं और वो शाम को सूट टाई लगाकर आ जाता है या आ जाती है, एंकर या एंकरी, एंकर और एंकरियाँ दोनों होते हैं, और वो पढ़े जाते हैं। लोग उनसे बड़े मुतासिर होते हैं। उनके पास अदाद शुमार होता है और एक बयानिया होता है किसी का दिया हुआ, किसी सियासी धड़े का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भी हो सकता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, PTI का भी, और इस्टेब्लिशमेंट का। तो वो राय आमा बनाने के लिए तज़िया नगारी को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में मोस्टली तज़िया नगार प्रॉम्प्टर पर पढ़ने वाले हैं, या फिर ऐसे हैं जो किसी सियासी धड़े के, वो कोई धड़ा भी हो सकता है, आपकी पसंद का, आपकी नापसंद का, वो उसके मौक़िफ़ को आगे पेश करते हैं, जिसको कहते हैं बयानिया। मौक़िफ़ कभी तज़िया नगार का नहीं होता, मौक़िफ़ सियासी जमात का होता है। इसीलिए मैं इन तज़िया नगारों को बोलची कहता हूँ। जैसे ढोलची होता है ना, तो ये मुख्तलिफ सियासी जमातों के ढोलची हैं। कोई मरियम का ढोलची है, कोई जरदारी साहब का ढोलची है, कोई बिलावल साहब का ढोलची है, कोई मियाँ नवाज शरीफ का ढोलची है, कोई जनाब इमरान खान साहब का ढोलची है। तो ये ढोलची हैं। कोई इस्टेब्लिशमेंट का ढोलची है, कोई ईरान का ढोलची है, कोई अमेरिका का ढोलची है। तो ये ढोलची जो हैं बेसिकली बोलची हैं, यानी बोलने वाले दानिश्वर। ये लिखने वाले, पढ़ने वाले नहीं हैं। और अगर आप इन एंकर्स को देखें, एंकर बनने के बाद इनकी किताबें आई, और हर दौर में एंकर और एंकरियों की जो हीरोइज़म था मुख्तलिफ था। किसी दौर में एक एंकर मशहूर हुआ तो 2-4 साल के बाद दूसरा मशहूर हो गया, और कई तज़िया नगार अपने आप को अतालिक कहते थे कि जी मैं इमरान खान का अतालिक हूँ, कोई बिलावल का अतालिक बना हुआ है। कई एनालिस्ट जो उनसे हैं वो जरदारी साहब की हमायत में लिखते हैं। तो ये एनालिसिस नहीं होता। एनालिसिस गिवन इंफॉर्मेशन में आपके नॉलेज के साथ बुनियाद क्या होती है, विजडम एंड विजन होना बहुत ज़रूरी है। कि आप एक एनालिसिस करते हैं कि मुझे ये मालूम हुआ है कि मुल्क की सूरत हाल ये है और मैं ये कहता हूँ। अच्छा, ये एनालिसिस गलत भी हो सकता है। जैसे एक लेबॉर्ट्री में एक साइंसदान तजर्बा करता है, एक तजर्बा करता है, नाकाम होता है, 100 तजर्बे करता है, तो उसमें से 2 कामयाब भी हो जाते हैं। हमारे मुल्क में तज़िया नगारों की चिड़िया है, आप सुना, चुड़ैल भी है, किसी के पास कट्टा है, किसी के पास कट्टी है। ये तज़िया नगार नहीं है, ये परफॉर्मर्स हैं। ये सारे परफॉर्मर्स हैं, ये परफॉर्मिंग आर्ट के लोग हैं। जैसे ये वही डायलॉग पढ़ते हैं जैसे फिल्म के एक्टर्स को हीरो, हीरोइन और एक आम कैरेक्टर करने वाले को भी डायलॉग दिया जाता है। तो दरअसल ये डायलॉग पढ़ने वाले हैं, इनका बयानिया डायलॉग है। ये किसी की ज़बान में आपके सामने जब पेश होता है तो वो उस तज़िया नगार की शक्ल व सूरत की शक्ल में वो उस
सियासी धड़े का, वो एस्टैब्लिशमेंट का भी हो सकता है, किसी सियासी जमात का भी हो सकता है और किसी का और भी हो सकता है। आप ज़रा इनके ज़रा देखें, आजकल मैं एक तजिया नगार को देखता हूँ, मेरे पास ऐसा वक्त तो नहीं है फालतू कि मैं तजिया नगारों को देखूँ, लेकिन मैं जानने के लिए ज़रूर देखता हूँ। वो उनका हुलिया देखने वाला है। वो हुलिया एक ऐसा हुलिया कि वो घोड़सवारी जो क्या होती है, वो जो रेस लगती है, वो वाली कैप पहन के ना, जॉकी वाली, वो तजिया नगारी करते हैं। और इस मुल्क में तजिया नगारी का एक और भी हुनर इन लोगों के पास है। ये देखते हैं कि इमरान खान पॉपुलर है तो ऐसा तजिया कर दो जिससे आपकी रेटिंग आए। चूँकि अब जो प्राइवेट चैनल के एंकर और एंकरियाँ थी वही अब सोशल मीडिया पे हैं, तो ये आपको ना नॉलेज दे सकते हैं, ना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ना विजन दे सकते हैं, ना विजडम इनके पास है। ये असल में किसी के मौक़िफ़ को टो करते हैं, उसी तरह जैसे रिक्शे को एक मोटरसाइकिल वाला टो करके आगे लेके जाता है ना, ये वही काम करते हैं। इसलिए पाकिस्तान में जो सियासी अप्रोच है आम आदमी की, वो बिगाड़ दी गई है। क्योंकि टीवी को या मीडिया को कहा जाता है कि ये दिमागों को कंट्रोल करने के लिए। जैसे अमेरिकी साम्राज्य, उसके 2 जर्नैल बड़े अहम हैं। अगर आप सारी जंगें देखें, आप सर्बिया में जो उन्होंने हमला किया 99 में जब वार हुई, कोसोवो वार, आप अफ़गानिस्तान पे 2 जंगें हुई, इराक पर 2 जंगें हुई, लीबिया पर जंग हुई, शाम पर जंग हुई। तो ये जो अमेरिकी साम्राज्य ने हमले किए हैं, दुनिया भर में इसके 2 जर्नैल बड़े अहम गर्दाने जाते हैं बाकी जर्नैलों के अलावा। एक जर्नैल का नाम है जनरल CNN और दूसरे जर्नैल का नाम है जनरल BBC। और इसके अलावा छोटे छोटे मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल के अलावा छोटे कर्नैल भी इनके पास हैं। तो जो मीडिया है दिमागों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान में क्या हुआ है कि ये जो एंकर और एंकरियां हैं, ये उन लोगों के मौक़िफ़ तो पेश करते थे, कुछ अपनी दानिशवरी भी झाड़ते हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसकी कोई एक एरिया में स्पेशलाइजेशन हो कि मिडल ईस्ट पे है, इंडिया पे है, साउथ एशिया पे है, मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स पे है, या सोशो पॉलिटिकल कल्चर पे है, या पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पे है। ये शायद इनके पास से भी ना गुजरे। हाँ, ये टीवी के सामने, कैमरे के सामने बैठ के बातें करने की इनको प्रैक्टिस हो गई है। और इसी को पंजाबी में कहते हैं गल्लां दे गालड़। ये गल्लां दे गालड़ हैं असल में। तो ये तजिया नगार नहीं है। इसीलिए आम आदमी का जो दिमाग है, जो रायामा बनी है, उसमें कन्फ्यूजन है। एनालिसिस क्या होता है? अब एनालिसिस होता है, जैसे मैंने कहा, गिवन सिचुएशन में लाजमी नहीं कि आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो। आप एक खबर को सुनते हैं, आपका विजडम कहता है कि ये खबर क्या है, उसके बाद आपका विजन और आपका नॉलेज होता है जो आप उसकी बुनियाद पर फ्यूचर का एनालिसिस कर देते हैं। ज़्यादातर ये रिपोर्ट तास भी है कि आज सुबह इमरान खान अदालत में पेश हुए, उनका सर यूं ऊंचा था, उनके कदम यूं बुलंद थे। ये तजिया नहीं है, ये नामा नगारी है। इसको नामा नगारी कहा जा सकता है, तजिया नहीं। और हमारे तजिया नगारों की कहानियाँ आपके सामने हैं, मलक रियाज से लेके और न जाने किस किस तक। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की तारीफ़ें करने वाला तजिया नगार आजकल सांडे का तेल बेचता है, वो मर्दाना कमज़ोरी का तेल बेचता है। तो ये मैं इन लोगों की ज़िंदगी पर हैरान हूँ कि इतना एंजॉय करने के बावजूद आप एक एंकर के तौर पर, आप एक मीडिया पर्सन के तौर पर अब ये ऑर्गेनिक दवाइयाँ भी बेचते हैं, टूर भी कराते हैं, मसाले भी बेचते हैं, शलवार कमीज़ें भी बेचते हैं। इससे इनकी शख्सियत की बुनियाद का पता चलता है, हैयत का पता चलता है। दे आर नॉट एनालिस्ट। हमारे कई एनालिस्टों का दावा है कि वो दफाई तजिया नगार हैं, बैरूत पहुंच गए हैं, जनाब इराक की जंग में। नहीं, पाकिस्तान में आमर गौरी के अलावा शायद ही कोई डिफेंस एनालिस्ट हो जिसने जाके मैदान जंग में रिपोर्टिंग की हो और बाद में एनालिसिस किया हो उसका। वो आमर गौरी जो कि बोस्निया की जंग में उन्होंने और कोसोवो की जंग में उन्होंने डिफेंस रिपोर्टर के तौर पे अपना काम करते रहे। हमारे ये लोग ये असल में एक इजी रास्ता ढूंढते हैं और लोगों में एक सनसनी आजकल होता है, एक बड़ा जुमला, उन्होंने अंदर की खबर कह दी, राज बता दिया। तो ये कौम को दरअसल वरगलाने और उनको बहकाने और उनकी मिसलीड करने में ये लोग काम कर रहे हैं। एनालिसिस मेरा गलत हो सकता है, मैं आज गलत हो सकता हूँ, लेकिन लाजमी नहीं है कि मुझे किसी का सियासी मौक़िफ़ टो करना है। एक क्लास में मैथ्स कॉम पढ़ा रहा था कुछ साल पहले, तो वहाँ मैंने एक कालम नगार का नाम लिखा। मैंने कहा इस कालम नगार के बारे में बताइए। उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून। मैंने एक दूसरे कालम नगार का नाम लिखा,
मैंने कहा ये तजिया नगार कहते हैं। उन्होंने कहा जी पीटीआई, मैंने एक तीसरे का लिखा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो मैंने कहा ये एनालिस्ट कैसे हुए? एनालिस्ट कभी बायस्ड नहीं होता, एनालिस्ट कभी अपना मौकफ नहीं देता, एनालिस्ट अपनी राय देता है। आपने कभी रॉबर्ट फिश की टिम सेबेस्टियन को सुने, जो दुनिया में एनालिस्ट हैं? मैं टिम सेबेस्टियन वही जो हॉट टॉक करते थे, उनके एक प्रोग्राम में बैठा हुआ हूँ 2000 में अमेरिका में, बीबीसी का बड़ा क्लास का प्रोग्राम होता है, पहले होता था, अब तो कोई और एंकर करता है। तो एनालिस्ट हमेशा कहता है आई थिंक, मे बी आई एम रॉन्ग, आई फील इट, मे बी आई एम रॉन्ग। ये कहते हैं मुझे पता है। एक एंकर तो कहता है, वो तो शुरू ही से कहता है कम लोगों को इस बात का इल्म है। ये अथॉरिटेटिव, ट्राइबल, फ्यूडल, जागीरदाराना अप्रोच है। यह लिहाजा ये एनालिस्ट नहीं है, ये बोलची हैं। ये वो जो जैसे मैंने कहा ढोलची होते थे जंगों के आगे ढोल बजाने वाले, उसी किस्म के बोलची हैं। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो तजिया नगारा आप देखते हैं, कभी वो टोपी पहन के आ जाता है, कभी वो डंकी लगाता है, ये सारे अपने अपने टारगेट पे है। और इनका टारगेट क्या है? जस्ट पैसा और पॉपुलैरिटी। एक अच्छा तजिया नगार, एक अच्छा एनालिस्ट, उसके लिए बाई प्रोडक्ट होती है। और पाकिस्तान में ऐसे उंगलियों पे 2-4 ही एनालिस्ट होंगे, और वो भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। चूँकि हमारे यहाँ एनालिस्ट एक और काम भी करता है, जैसे मैंने कहा इमरान खान वाकई बड़े पॉपुलर हैं, मैं लाजमी नहीं उनके साथ मुतफिक हूँ, वो पॉपुलर हैं, ये रियलिटी है। अब एक एनालिस्ट ये कहता है जी इमरान खान चूँकि पॉपुलर हैं तो मैं ऐसी बातें करूँ जिससे शाम तक मुझे लाखों लोग देख लें। दरअसल वो आपको मिसलीड करता है, वो आपको एक गलत रास्ते पर भटकाता है, और वो आपकी सारी उम्मीदें और ख्वाहिशें बदल देता है। वो फिर एक ऐसा टिल्ट लेता है जो हकायक पर मबनी नहीं होता। तो ये एनालिस्ट नहीं है, ये मोस्टली मैं जैसे मैंने कहा बोलची हैं। एनालिसिस गिवन सिचुएशन पर जो फराहम मालूमात होती है उसके नॉलेज की बुनियाद एक एनालिस्ट का होना, फिर उसका विजडम, और सबसे अहम उसका विजनरी होना, क्योंकि उसका जब मुतालिया होता है वो उसको आगे ले जाता है कि क्या होगा। जैसे मेरा एक एनालिसिस है कि HTS, ये जो जुलानी साहब अब शाम के सदर बने हैं, ये पहले दहशतगर्द थे और इनका सारा जो ग्रुप था उसको तुर्की सपोर्ट करता था। तुर्की जो सा था बशारुल असद के रजीम के ख़िलाफ़ था। और अब क्या हुआ कि जब वहाँ पर, अब ये एनालिसिस है, वहाँ पर अब ये सियासत के तज़ादात हैं, इसको समझना मैं एक मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूँ। तुर्की और इसराइल एक किस्म के इत्तेहादी हैं या दोस्त भी हैं, लेकिन सीरिया में जो नई सूरत हाल बन रही है उसमें तुर्की अपनी फ़ौजों को ला रहा है, अपने 3 फौजी अड्डे बना रहा है। अब मेरा एनालिसिस ये है कि फ्यूचर में जो इसराइल को ख़तरा है ईरान से, उसको पिछले 40 साल में वो ख़तरा नहीं था जो तुर्की से ख़तरा होगा। क्यों? ये वो नॉलेज और विजडम है जो विजन के साथ जोड़कर पेश किया जाता है कि टर्की इज़ ए मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। वो जब सीरिया के बिल्कुल आमने सामने हो गया, सारी इसराइल के आमने सामने हो गया सीरिया के सरजमीन पर, तो इनका क्लैश होना ही होना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो इसराइली ज़ायनिस्ट स्टेट है, तुर्की में कोई वज़ीर आज़म हो, कोई सदर हो, उसका अल्टीमेट क्लैश जो उनसे है वो तुर्की से होना है। दिस इज़ एनालिसिस। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, और मैं आइंदा आपके साथ कोशिश करूंगा हफ्ते में 1-2 एनालिसिस ज़रूर पेश करूं, कोई सियासी तारीख़ के हवाले से, कोई आज की सियासत के हवाले से, कोई पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, कोई बलूचिस्तान के हवाले से। तो यही मेरा आज का मौजू था, तजिया नगार और तजिया। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।